नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक हृदय विदारक कहानी मंजली रानी लेके आई हूँ। वे मेरे कौन थे, मैं क्या बताऊं। वैसे देखा जाए तो वे मेरे कोई भी नहीं होते थे, होते भी तो कैसे। मैं ब्राह्मण, वे क्षत्रिय, मैं स्त्री, वे पुरुष। फिर न तो रिश्तेदार हो सकते थे, न मित्र। आह, ये क्या कह डाला मैंने, मित्र। भला किसी स्त्री का कोई पुरुष भी मित्र हो सकता है? और यदि हो भी तो क्या इसे समाज बर्दाश्त करेगा? यहाँ तो किसी पुरुष का किसी स्त्री से मिलना जुलना या किसी प्रकार का व्यवहार रखना भी पाप है। और यदि कोई स्त्री किसी पुरुष से किसी प्रकार का व्यवहार रखती है, प्रेम से बातचीत करती है, तो वह स्त्री भ्रष्टा है, चरित्रहीना है। नहीं तो पर पुरुष से मिलने जुलने का और मतलब भी क्या हो सकता है। खैर, न तो मुझे समाज से कुछ लेना देना है, न समाज से कुछ सरोकार है। समाज ने मुझे दूध की मक्खी की तरह निकालकर दूर फेंक दिया। फिर मैं ही क्यों समाज की परवाह करूं। मेरे माता पिता साधारण स्थिति के आदमी थे। परिवार में माता पिता के अतिरिक्त मुझसे बड़े 3 भाई और थे। मैं सबसे छोटी थी। छोटी होने के कारण परिवार में मेरा लालन पालन बड़े प्यार से हुआ था। मेरे 2 भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दोनों से छोटा राजन मैट्रिक में पढ़ रहा था। मेरे पिताजी संस्कृत के पूरे पंडित थे, पुरानी रूढ़ियों के कट्टर पक्षपाती। यहाँ तक कि वे मेरा विवाह 9 साल की उम्र में करके गौरी दान के अक्षय पुण्य के भागी बनना चाहते थे। कई लोगों के और विशेषकर मेरे भाइयों के विरोध के कारण वे ऐसा न कर सकते थे। जब मैं 5वीं अंग्रेजी में पढ़ रही थी, मेरी आयु 14 साल के लगभग थी, तब मेरे माता पिता को मेरे विवाह की चिंता हुई। वे योग्य वर की खोज में थे ही कि सुयोग से ललितपुर के तालुकेदार राजा राम मोहन हमारे कस्बे में शिकार खेलने के लिए आए। कस्बे से लगा हुआ एक बड़ा जंगल था, जहाँ शिकार खेलने का अच्छा मौका था। उनका खेमा जंगल से बाहर कस्बे के पास ही था। कस्बे वालों के लिए ये खास तमाशा हो गया था। उनके टेंट में कभी ग्रामोफोन बजता, कभी नाच गाना होता। लोग बिना ही पैसे के तमाशा देखने को झुंड के झुंड जमा हो जाते। एक दिन मैं भी राजन और पिताजी के साथ राजा साहब के डेरे पर गई। मेरे पिताजी की राजा साहब से जान पहचान हो गई थी। हम लोग उन्हीं के पास जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। राजा साहब ने हमारा बड़ा सम्मान किया। लौटते समय उन्होंने हम लोगों को अपनी ही सवारी पर भेजा और साथ में बहुत सी फल, मेवा, मिठाई इत्यादि भी रखवा दी। कस्बे की कई लड़कियां और लड़कों ने मुझे राजा साहब की सवारी पर लौटते हुए उत्सुक नेत्रों से देखा, किंतु उस सवारी पर बैठकर मैं अनुभव कर रही थी जैसे मैं भी कहीं की रानी हूँ। मैंने उनकी ओर आंख उठाकर भी न देखा। दूसरे दिन राजा साहब ने स्वयं पिताजी को बुलवा भेजा। उनसे मिलकर 2-3 घंटे बाद जब पिताजी लौटे तो इतने प्रसन्न थे कि उनके पैर धरती पर भी नहीं पड़ते थे। ऐसा मालूम होता था कि वे सारे संसार को जीत कर आ रहे हों। आते ही उन्होंने मेरी पीठ ठोकी और माँ से बोले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तारा का विवाह राजा साहब के मंझले लड़के से तय हो गया है। माता पिता दोनों ही इस संबंध में बड़े प्रसन्न हुए। मेरे भाइयों ने जब सुना कि तारा का विवाह एक तालुकेदार के विलासी लड़के से, जो मामूली हिंदी पढ़ा लिखा है, तय हुआ है, तो उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया। किंतु उनके विरोध को कौन सुनता था। पिताजी तो अपनी हट पकड़े हुए थे। उनकी समझ में इससे अच्छा घर और वर मेरे लिए कहीं मिल ही नहीं सकता था। सबसे अधिक आकर्षक बात तो उनके लिए यह थी कि वह बड़े खानदान का लड़का था। फिर राजा से रिश्तेदारी करके कस्बे में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त विवाह का प्रस्ताव भी तो स्वयं राजा साहब ने ही किया था। नहीं तो भला मामूली हैसियत के मेरे पिताजी ये प्रस्ताव कैसे ला सकते थे। सबसे बढ़कर बात तो यह थी कि दहेज के नाम से कुछ न लेकर इतने बड़े घर में ब्याही जाती। फिर भला इतने बड़े बड़े आकर्षण के होते हुए पिताजी इस प्रस्ताव को कैसे टाल सकते थे। मेरे पिताजी मेरी किस्मत की सराहना करते और कहते, मेरी तारा तो रानी बनेगी। रानी बनने की खुशी में मैं फूली फूली फिरती थी। भाइयों का विरोध करना मुझे अच्छा न लगता था, किंतु मैं उनके सामने कुछ कह नहीं सकती थी। खैर, भाइयों के बहुत विरोध करने पर भी मेरा विवाह
मंजले राजा राजमोहन के साथ हो गया। फूलों से सजी हुई मोटर पर बैठकर मैं ससुराल के लिए रवाना हुई। हमारे कस्बे और ललितपुर के बीच में केवल 27 मील का अंतर था, इसीलिए बारात मोटरों से ही आई और गई। जीवन में पहली बार मोटर पर बैठी थी। मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। 27 मील तक मोटर पर बैठने के बाद भी जी न भरा था। यही चाहती थी रास्ता लंबा हो जाए और मैं मोटर पर घूमा करूं, किंतु यह क्या संभव था। आखिर को एक बड़े भारी महल के जनाने दरवाजे पर मोटर आकर खड़ी हो गई। सास तो थी नहीं, इसीलिए मेरी जेठानी बड़ी रानी परछन कर मुझे उतार कर ले गई। मुझे एक बड़े भारी सजे हुए कमरे में बिठा दिया गया। स्त्रियां बारी बारी से मुंह खोलकर देखने लगी। कोई रुपया, कोई छोटा मोटा जेवर या कपड़े मेरी मुंह दिखाई में दे देकर जाने लगी। मेरी जेठानी बड़ी रानी ने भी मेरा मुंह देखा, कुछ बोली नहीं, मेरी उंगली में अंगूठी पहना दी। मैंने सुना कि वे पास ही के कमरे में किसी से कह रही थी, देखा बहू को, क्या तारीफ के पुल बांध रहे थे ससुर जी। कहने से तो बस यही मालूम होता था कि इंद्र की अप्सरा ही होगी, पर न रूप न रंग। न जाने क्यों सुंदर सुंदर कहकर कंगले की बेटी ब्याह कर अपनी इज्जत हल्की की। रोटी बेटी का व्यवहार तो अपनी बराबरी वालों में ही होता है। बिरजू की माँ, पर ससुर जी तो इसके रूप पर बिल्कुल लट्टू हो गए। मैं सुंदर नहीं तो क्या, मुझे सुंदरता की परख नहीं है। न जाने कितनी सुंदरियां देखी है, ये तो उनके पैर की धूल के बराबर भी मालूम नहीं होती। उम्र के साथ ससुर जी की आंखें भी सठिया गई है। मंजले राजा को डुबो दिया। बिरजू की माँ उनकी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, सुंदर तो है रानी जी, जैसी आप लोग हैं वैसी ही है, पर अभी बच्ची है, जवान होगी तो रूप और निखर आएगा। बड़ी रानी तिल मिला उठी, बोली, रूप निखरेगा पत्थर, निखरने वाला रूप सामने ही दिखता है। फिर वे जग विरक्ति के भाव से बोली, जाने भी दो, अच्छी हो या बुरी, हमें क्या करना। जब मैं वहां अकेली रह गई, सारी औरतें चली गई, तो मेरी माँ के घर की खवासन ने सूना कमरा देखकर मेरा मुंह खोल दिया। शीशा उठाकर मैंने एक बार अपना मुंह ध्यान से देखा, फिर रख दिया। ढूंढने से भी मुझे अपने रूप रंग में कोई ऐब न मिला। पहली बार केवल 5 दिन ससुराल में रहकर मैं अपने पिता के साथ मैके आ गई। ससुराल के 5 दिन मुझे 5 वर्ष की तरह मालूम हुए। मैंने जो रानी पने का सुनहला सपना देखा था वह दूर हो चुका था। ससुराल से लौटकर मैंने तो कुछ नहीं कहा, किंतु खवासन ने वहां के सब हाल बताए। माँ ने कहा, तो क्या रानी केवल कहने के लिए होती है, भीतर का हाल हमारे घरों से भी गया बीता होता है। मैं अपनी माँ के साथ मुश्किल से महीना सवा महीना ही रह पाई थी कि मुझे बुलाने के लिए ससुराल से संदेशा आया। राजाओं की इच्छा के विरुद्ध तिल भर भी मेरे पिताजी कैसे जाते, न चाहते हुए भी उन्हें मेरी विदाई करनी पड़ी। इतनी जल्दी ससुराल जाना मुझे जरा भी अच्छा न लगा, परंतु क्या करती, लाचार थी। सावन में जबकि सब लड़कियां ससुराल से मैके आती हैं, मैं ससुराल रूपी कैद खाने में बंद होने चली। देवर के साथ फिर मोटर पर बैठी। इस बार मैंने अपना छोटा सा हारमोनियम भी साथ रख लिया था। फिर ससुराल पहुंची। पहली बार तो मेरे साथ माँ के घर की खवासन थी। इस बार उस हारमोनियम और थोड़ी सी पुस्तकों को छोड़कर कुछ न था। मेरा जी एक कमरे में चुपचाप बैठे बैठे घबराया करता। घर में कोई ऐसा न था जिससे घंटे 2 घंटे बातचीत करके जी बहलाती। केवल छोटे राजा, मेरे देवर की बातें मुझे अच्छी लगती थी, किंतु वह भी मेरे पास कभी कभी और अधिकतर बड़ी रानी की नजर बचा कर ही आते थे। मैं सारे दिन पुस्तकें पढ़ा करती, पर पुस्तकें थी कितनी, 8-10 बार पढ़ गई। छोटे राजा कभी कभी मुझे अखबार भी ला दिया करते थे, किंतु सबकी आंख बचाकर। घर में सब काम के लिए नौकर चाकर और दास दासियां थी। मुझे घर के कोई काम नहीं करने पड़ते। मेरी सेवा के लिए भी 2 दासियां सदा बनी रहती थी। मुझे तो ऐसा मालूम होता था मैं उनके बीच में कैद हूँ, क्योंकि मेरी राय रत्ती भी बड़ी रानी के पास लगा दी जाती थी। उन दासियों में से यदि मैं किसी को किसी काम के लिए भेजना चाहती तो वो मेरे कहने मात्र से कहीं नहीं जा सकती थी। उन्हें बड़ी रानी से हुक्म लेना पड़ता था।
यदि उधर से स्वीकृति मिल जाती तो मेरा काम होता, अन्यथा नहीं। इस प्रकार हर माह मुझे खजाने से हाथ खर्च के लिए 150 रुपये मिलते थे, किंतु क्या मजा कि उनमें से पाए भी महाराज से पूछे बिना खर्च कर दूं। भीतर के शासन की डोर बड़ी रानी के हाथ में थी और बाहर की महाराज मेरे ससुर जी के हाथ में। मेरे पति मंजले राजा बड़े ही विलास प्रिय, मदिरा सेवी, शिकार के शौकीन और न जाने क्या क्या थे। मैं क्या बताऊं, वे बहुत सुंदर थे, किंतु उनके दर्शन मुझे दुर्लभ थे। 4-6 दिन में कभी घंटे या आधे घंटे के लिए वे मेरे कमरे में आ जाते तो मेरा अहोभाग्य समझो। उनकी रूप माधुरी को एक बार जी भर पीने के लिए मेरी आंखें आज तक प्यासी है, किंतु मेरे जीवन में यह अवसर कभी न आया। इस दिखावटी वैभव के अंदर मैं किसी प्रकार अपने जीवन को घसीटे जा रही थी। इसी समय मेरे अंधकारपूर्ण जीवन में प्रकाश की एक सुनहली किरण का आगमन हुआ। छोटे राजा की उम्र 17-18 साल की थी। वे बड़े ही नेक और होनहार बालक थे। घर में पढ़ने लिखने का शौक केवल उन्हीं को था। छोटे राजा मैट्रिक की तैयारी कर रहे थे। एक मास्टर बाबू उन्हें पढ़ाया करते थे। घर में आने जाने की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी। घर में स्त्रियों की आवश्यक वस्तुएं बाहर से मंगवा देना भी मास्टर बाबू की जिम्मे था। इसीलिए घर में वे सबसे ज्यादा परिचित थे। विवाह के बाद से ही बड़ी रानी मुझसे नाराज थी। उन्हें मेरी चाल ढाल, रहन सहन जरा भी न सुहाता। वे हर बात में मेरे ऐब निकालने की फिराक में रहती। तिल का ताड़ बनाकर मेरी जरा जरा सी बात को वे परिचित या अपरिचित कोई भी आता उससे कहती। शायद वे मेरी सुंदरता को मेरे ऐबों से ढक देना चाहती थी। यही बात उन्होंने मास्टर बाबू के साथ भी की। वे तो रोज ही आते थे और रोज उनसे मेरी शिकायत होने लगी, किंतु इसका असर उल्टा ही हुआ। मैंने देखा तिरस्कार की जगह मास्टर बाबू का व्यवहार मेरे प्रति अधिक मधुर और आदरपूर्ण होने लगा। छोटे राजा को मेरा गाना बहुत अच्छा लगता था। वे बहुधा मुझे गाने के लिए आग्रह करते थे। मुझे तो अब गाने बजाने में कोई विशेष रुचि रह नहीं गई थी, किंतु छोटे राजा के आग्रह से मैं अब भी कभी कभी गा दिया करती थी। एक दिन की बात है, जाड़े के दिन थे, किंतु आकाश बादलों से ढका था। मैं अपने कमरे में बैठी एक मासिक पत्रिका के पन्ने पलट रही थी। इतने में छोटे राजा आए और मुझसे बोले, मंजली भाभी कुछ गाकर सुनाओ। मैंने बहुत टाल मटोल की, किंतु छोटे राजा न माने। उन्होंने बाजा उठाकर मेरे सामने रख दिया। मैंने हारमोनियम पर गीत गोविंद का पद छेड़ दिया। मास्टर बाबू भी न जाने कैसे और कहां से आए और पीछे चुपचाप खड़े हो गए। छोटे राजा की मुस्कुराहट से मैं भांप गई। पीछे फिरकर देखा तो हारमोनियम सरकाकर मैं चुपचाप बैठ गई। वे भी हंसकर वहीं बैठ गए। बोले, मंजली रानी अब इतना अच्छा गा सकती है, मैंने आज ही जाना। छोटे राजा, अच्छा न गाती होती तो क्या मैं मूर्ख था जो इनके गाने के पीछे अपना समय नष्ट करता। इधर ये सब बातें हो ही रही थी कि दूसरी तरफ से पैर पटकती हुई बड़ी रानी कमरे में आई। क्रोध से बोली, ये घर तो अब भले आदमियों के रहने लायक नहीं रह गया। लाज शर्म तो सब धोखे पी ली हो। बाप रे बाप, हद हो गई। जैसे हल्के घर की है वैसी हल्की बातें करती है। पास पड़ोस वाले सुनते होंगे तो क्या कहते होंगे। यही ना कि मंजले राजा की रानी रंडियों की तरह गा रही है। बाबा, इस कुल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कुल को तो न लजाओ देवी। बाप के घर जाना तो भीतर तो क्या, सड़क पर गाती फिरना, किंतु यहाँ सब न होने पावे। तुम्हें क्या, घर के भीतर बैठी बैठी चाहे जो करो, वहां आदमियों की नाक कटती है। एक सांस में इतनी सब बातें कहकर बड़ी रानी चली गई। मैंने सोचा, शराब पीकर रंडियों की बाह में बाह डालकर टहलने में नाक नहीं कटती। गरीबों पर मन चाहे जुल्म करने पर नाक नहीं कटती। नाक कटती है मेरे गाने से, सो अब मैं बाजे को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। उस दिन से फिर मैंने बाजे को कभी नहीं छुआ और न छोटे राजा ने ही कभी मुझे गाने का आग्रह किया। यदि वे आग्रह करते तब भी मुझसे बाजा छूने का साहस नहीं था। इस घटना के कई दिन बाद एक दिन मास्टर बाबू छोटे राजा को पढ़ाकर ऊपर से नीचे उतर रहे थे और मैं नीचे से ऊपर जा रही थी। आखिरी सीढ़ी पर मेरी उनसे भेंट हो गई। वे ठिठक गए। बोले, कैसी हो मंजली रानी? जीती हूँ।
खुश रहा करो। इस प्रकार रहने से आखिर कुछ लाभ? जी को कैसे समझाऊं मास्टर बाबू? अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो। उनसे अच्छा साथी संसार में तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा। पर मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें लाऊं कहाँ से? लाने का जिम्मा मेरा। यदि आप अच्छी पुस्तकें ला दिया करें तो इससे अच्छा और कुछ क्या हो सकता है? ये कौन सी बड़ी बात है मंजली रानी? मेरे पास बहुत सी पुस्तकें रखी है, उनमें से मैं कुछ तुम्हें ला दूंगा। इस कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देती हुई मैं ऊपर चली गई। वे बाहर चले गए। मैंने ऊपर आंख उठाकर देखा तो बड़ी रानी खड़ी हुई थी, तीव्र दृष्टि से मेरी ओर देख रही थी। मैंने कुछ भी न बोलकर नीची निगाह किए हुए अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मास्टर बाबू समय से बहुत पहले ही आ गए। उनके हाथ में बहुत सी पुस्तकें थी। वे छोटे राजा के कमरे में न जाकर सीधे मेरे कमरे में आए और बाहर से ही आवाज दी, किंतु दोनों दासियों में से इस समय एक भी हाजिर नहीं थी। इसीलिए मैंने ही कहा, आइए मास्टर बाबू। वे आकर बैठ गए। किताबों और लेखकों के नाम बतलाकर वे मुझे किताबें देने लगी। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा की 2 भाग है। यह है बाबू प्रेमचंद जी की रंगभूमि, इसके भी 2 भाग है। ये मैथिली बाबू की सांकेत और यह पंत जी का पल्लव। इसके अतिरिक्त और बहुत सी पुस्तकें हैं। इन्हें तुम पढ़ लोगी तब मैं तुम्हें और ला कर दूंगा। इसके बाद वे साकेत उठाकर उर्मिला से लक्ष्मण की विदा का जो सुंदर चित्र मैथिली बाबू ने अंकित किया है उसे पढ़कर सुनाने लगे। इतने में ही मुझे वहां बड़ी रानी की झलक दिखाई पड़ी। उसके साथ मेरे कमरे के दोनों दरवाजे फटाफट बंद हो गए। मास्टर बाबू ने एक बार मेरी तरफ और फिर दूसरी बार दरवाजे की तरफ देखा। फिर वे बोले, भाई ये दरवाजा किसने बंद किया है? खोल दो। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो मुझे क्रोध आ गया। मैंने तीव्र स्वर में कहा, ये दरवाजा किसने बंद किया है? खोलो। क्या मालूम नहीं है कि हम लोग भीतर बैठे हैं? बड़ी रानी की कर्कश आवाज सुनाई दी। ठहरो, अभी खोल दिया जाएगा। तुम लोग भीतर हो यही दिखाने के लिए तो दरवाजा बंद किया गया था। पर देखने वाले भी तो जरा आ जाएं। ये नार की लीला अब ज्यादा दिन नहीं चल सकेगी। नार की लीला? मेरा माथा ठनका। हे भगवान, क्या पुस्तक पढ़ना भी नार की लीला है? इस प्रकार लगभग 15 मिनट हम लोग बंद रहे। गुस्से में मास्टर बाबू का चेहरा लाल हो गया। उधर बाहर खड़े बड़े राजा, मंझले राजा और महाराज भी आवाज सुनाई दी और उनके साथ कमरे का दरवाजा खुला। बड़ी रानी बोली, मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। अब अपनी आंखों से देखो। आंखें धोखा नहीं खा सकती। आज तक मैंने मंझले राजा की विलास मूर्ति देखी थी, आज मैंने उनका रौद्र रूप देखा। क्रोध से पैर पटकते हुए बोले, किरण कुमार, इस कमरे में तुम किसके हुक्म से आए हो? मास्टर बाबू उसी स्वर में बोले, मुझे किस कमरे में जाने का हुक्म नहीं है। बड़े राजा, मास्टर बाबू अब यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी कुशल है। वे बोले, मुझे ऐसी कुशल नहीं चाहिए। मैं पापी नहीं हूँ जो कायर की तरह भाग जाऊं। जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं और मंजली रानी दोनों ही पवित्र और निर्दोष है। ये हरकत ईर्ष्या और जलन के कारण की गई है। बड़ी रानी गरज उठी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी की उस पर सीना जोरी। मैं ईर्ष्या करूंगी तुमसे? तुम हो किस खेत की मूली? मैं तुम्हें समझती क्या हूँ? तुम हो एक अदना सी नौकर और ये है कल की छोकरी, सो भी किसी रईस के घर की नहीं। ईर्ष्या तो उससे की जाती है जो अपनी बराबरी का हो। बड़े राजा की तरफ मुड़कर बोले, तुम इसे ठोकर मार के निकाल क्यों नहीं देते? तुम्हारे सामने खड़ा खड़ा जबान लड़ा रहा है और तुम सुन रहे हो। पहले ही कहा था नौकर चाकर को ज्यादा मुंह न लगाया करो। महाराज बड़े गुस्से में बोले, किरण कुमार चले जाओ। इसी समय न जाने कहां से छोटे राजा आ पड़े। मास्टर बाबू को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ लिवा ले गए। वे चले गए। मुझ पर क्या बीती होगी कहने की आवश्यकता नहीं है, समझने की बात है। नतीजा सब यह हुआ कि उसी दिन एक चिट्ठी के साथ सदा के लिए मैं विदा कर दी गई। एक इक्के पर बिठाकर चपरासी मुझे माँ के घर पहुंचा आया। चिट्ठी मेरे पिताजी के नाम थी। उसमें लिखा था, आपकी पुत्री भ्रष्टा है, इसने हमारे कुल में दाग लगा दिया है, इसलिए अब हमारे घर में जगह नहीं है। बात की बात में सारे मोहल्ले में मेरे भ्रष्टाचरण की बात फैल गई। यहाँ तक कि मेरे पिता के घर पहुंचने से पहले ही ये बात पिता के घर पहुंच गई थी।
जब मैं पिताजी के घर पहुंची, शाम हो चुकी थी। इस बीच माताजी का देहांत हो चुका था। भाई भी तीनों कॉलेज में थे। घर पर मुझे केवल पिताजी मिले। उन्होंने मुझे अंदर न जाने दिया, बाहर दलान में बिठा दिया। चिट्ठी पढ़ने के बाद वे तड़प उठे, बोले, जब ये भ्रष्ट हो ही चुका था तो इसे यहाँ क्यों लाए? रास्ते में कोई खाई खंदक नहीं मिला जहाँ ढकेल देते? इसे मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। जाए कहीं भी मरे, मुझे क्या करना? मैं पिताजी के पैरों पर लौट गई। रोती रोती बोली, पिताजी मैं निर्दोष हूँ। पिताजी 2 कदम पीछे हट गए और कड़क कर बोले, दूर रह चांडालनी, निर्दोष ही तू होती तो इतना बवंडर क्यों उठता? उन्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो बैठे बिठाए अपनी बदनामी करवाते? जा, जहां जगह मिले समा जा। मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं है। क्या करे? अंग्रेजी राज्य नहीं होता तो बोटी बोटी काट कर फेंक देता। इस हो हुल्ले में समाज की कई ऊंची नाक वाले, कई आस पड़ोस वाले जमा हो गए। सब ने मेरे भ्रष्ट आचरण की बात सुनी और घृणा से मुंह बिचकाया। एक बोला, नहीं भाई, अब तो ये घर में रहने लायक नहीं है। जब ससुराल वालों ने ही निकाल दिया तो क्या पंडित राम भजन अपने घर में रखकर जात से अपना हुक्का पानी बंद करवाएंगे? दूसरे ने पिताजी पर पानी चढ़ाया। अरे भाई, घर में रखे तो रखने दो इनकी लड़की, पर हम तो पंडित जी के दरवाजे पर पैर भी नहीं देंगे। मैं फिर एक बार भीतर जाने के लिए दरवाजे की तरफ झुकी, किंतु पिताजी ने एक झटके के साथ मुझे दरवाजे से कई हाथ दूर फेंक दिया। कुल में दाग तो मैंने लगा ही दिया था। वे मुझे घर में क्या जात से बाहर होकर रखते? मैं दूर जा गिरी, गिरकर बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया, मैंने घर का दरवाजा बंद पाया और मोहल्ले भर में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल कभी कभी एक तो कुत्ते भौंकने का शब्द सुनाई देता। मैं उठी, बहुत कुछ सोचने के बाद स्टेशन की तरफ चली। एक कुत्ता भौंक उठा, जैसे कह रहा हो, अब इस मोहल्ले में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जब मैं स्टेशन पहुंची, एक गाड़ी तैयार खड़ी थी। बिना कुछ सोचे विचारे मैं गाड़ी के एक जनाने डिब्बे में बैठ गई। गाड़ी कितनी देर चलती रही, कहाँ कहाँ खड़ी हुई, कौन कौन से स्टेशन बीच में आए, मुझे कुछ पता नहीं। किंतु सवेरे जब ट्रेन कानपुर पहुंचकर रुक गई और एक रेलवे कर्मचारी ने आकर मुझे उतरने को कहा तो मैं चौंक पड़ी। मैंने देखा पूरी ट्रेन यात्रियों से खाली हो गई थी। स्टेशन पर भी यात्री बहुत कम थे। ट्रेन से उतरकर मेरी समझ में ही नहीं आता था कि कहाँ जाऊं। कल इस समय तक तो मैं एक महल की रानी थी, आज उसके लिए खड़े होने के लिए स्थान नहीं था। बहुत देर के बाद मुझे ख्याल आया कि सत्याग्रह संग्राम तो छिड़ा ही हुआ है, क्यों ना मैं भी चलकर स्वयं सेविका बन जाऊं और देश सेवा में जीवन बिता दूं। पूछती हुई मैं किसी प्रकार कांग्रेस दफ्तर पहुंची। वहां पर 2-3 आदमी बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास किसी प्रकार कांग्रेस कमेटी का प्रमाण पत्र है। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने मुझे स्वयं सेविका बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मैं इसी प्रकार कई संस्थाओं, सुधारकों के दरवाजे दरवाजे फटकी, किंतु मुझे कहीं आश्रय नहीं मिला। विवश होकर मैं भूखी प्यासी चल पड़ी, किंतु जाती कहाँ। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। मैंने अपनी अवस्था पर विचार किया। मैं आज रानी से पद की भिखारिन हो चुकी हूँ। मेरे सामने अब भिक्षावृत्ति को छोड़कर दूसरा उपाय ही क्या था। इसी समय न जाने कहाँ से एक भिखारिन बुढ़िया भी उसी पेड़ के नीचे कई छोटी छोटी पोटलियां लिए हुए आकर बैठ गई। बड़े इत्मीनान के साथ अपने दिन भर के मांगे हुए आटे, दाल, चावल को अपने चिथड़ों से अच्छी तरह बांधकर बुढ़िया ने मेरी तरफ देखा। मैंने भी उसकी तरफ देखा। दुख में भी एक प्रकार का आकर्षण होता है, जिससे क्षण भर में ही हम दोनों को एक कर दिया। भिखारन बहुत बूढ़ी थी, उसे आंख से कम दिखाई पड़ता था। भिक्षावृत्ति के लिए अब उसे किसी साथी या सहारे की जरूरत थी। मैं उसी के साथ रहने लगी। कई बार मेरे मन में आत्महत्या करने की आई, किंतु उस समय ऐसा मालूम होता जिसे कोई मेरा हाथ पकड़ लेता हो। मैं आत्मघात भी नहीं कर सकी। लगातार 1 साल तक भिखारिन के साथ रहते हुए भी मुझे भीख मांगना न आया। आता भी कैसे? मैं बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे सहारा देती हुई चलती। भीख वही मांगा करती। मैं जवान थी, सुंदर थी। फटे चिथड़े और मैले कुचले वेश में भी मैं अपना रूप न छिपा सकती थी। मेरा रूप ही हर जगह मेरा दुश्मन हो जाता। अपने सतीत्व की रक्षा हेतु मुझे बहुत सचेत रहना पड़ता।
इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी स्थान बदलना पड़ता था। मेरे बदन की साड़ी फटकर तार तार हो गई थी। बदन ढकने के लिए साबुत कपड़ा भी नहीं था। प्रयाग में माघी अमावस्या के दिन बड़ा भारी मेला लगता है। बुढ़िया ने कहा, वहां चलने पर हमें 3-4 महीने का खाना मिल जाएगा और कपड़े के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। मैं बुढ़िया के साथ पैदल ही प्रयाग के लिए चल पड़ी। मांगते खाते कई दिनों में हम लोग प्रयाग पहुंचे। यहाँ पूरे महीने भर मेला रहता। दूर दूर के बहुत से यात्री आते। हम लोग रोज सड़क किनारे एक कपड़ा बिछाकर बैठ जाते और दिन भर भिक्षा मांगकर शाम को एक पेड़ के नीचे अलाव जलाकर सो जाते। एक दिन इसी प्रकार शाम को जब हम दिन भर की भिक्षावृत्ति के बाद लौट रहे थे, एक बग्घी निकली जिसमें कुछ स्त्रियां, बुढ़िया एक पैसे के लिए हाथ फैलाकर गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ी। कुछ देर बाद गाड़ी के अंदर से एक पैसा फेंका गया। शाम के धुंधलके में बुढ़िया जल्दी पैसा न देख सकी। वह पैसा देखने के लिए कुछ देर झुकी रही। उसी समय एक मोटर पीछे से और एक सामने से आ गई। बुढ़िया से बचा न जा सका। मोटर वाले ने भी बहुत बचाया, पर बुढ़िया मोटर की चपेट में आ गई। उसे गहरी चोट लगी। उसे बचाने की चेष्टा में मुझे भी काफी चोटें आई। जिस मोटर की चपेट हम लोगों को लगी, उस मोटर वाले ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। दूसरी मोटर वाला रुक गया। उसमें से 2 व्यक्ति उतरे। मेरे मुंह से सहसा एक चीख निकल गई। कई दिनों तक लगातार बुखार के बाद जिस दिन मुझे होश आया, मैंने अपने आप को एक जनाना अस्पताल के पर्दा वार्ड के कमरे में पाया। एक खाट पर मैं पड़ी थी। मेरे पास ही दूसरी खाट पर भिखारन मरणासन अवस्था में पड़ी थी। मैं खाट से उठकर बैठने लगी तो मास्टर बाबू पास की कुर्सी पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मुझे उठते देखकर पास आकर बोले, अभी आप न उठे, बिना डॉक्टर की अनुमति से आपको खाट से उठना नहीं है। क्यों? मैं पथ की भिखारन हूँ। मुझे ये साफ सुथरे कपड़े, नरम नरम बिछोने क्यों चाहिए? कल से तो मुझे फिर वही गली गली की ठोकर खानी पड़ेगी ना। उनकी बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। वे बड़े ही करुण स्वर में बोले, मंजली रानी, क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी? तुम्हारा अपराधी मैं ही तो हूं ना। मेरे ही कारण तो आज तुम राज रानी से पद की भिखारन बन गई हो। जब मुझे उन्होंने मंजली रानी कहकर बुलाया तो मैं चौंक पड़ी। सहसा मेरे मुंह से निकला, मास्टर बाबू। 2-3 दिन में मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गई, परंतु भिखारन की हालत न सुधर सकी। एक दिन उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके अंतिम संस्कारों से निवृत्त होकर मैं मास्टर बाबू के साथ उनके बंगले में रहने लगी, किंतु मैं अभी तक नहीं जान सकी कि वे मेरे कौन हैं। वे मुझ पर माता की तरह ममता, पिता की तरह प्यार करते हैं, भाई की तरह सहायता और मित्र की तरह नेक सलाह देते हैं, पति की तरह रक्षा और पुत्र की तरह आदर करते हैं। कुछ न होते हुए भी वे मेरे सब कुछ हैं और सब कुछ होते हुए भी वे मेरे कुछ नहीं हैं। अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।